आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, यानी कि सतत पोषणीय विकास, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जिसको सस्टेन करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है भी हम आगे जाके देखेंगे थोड़ा सा। जिन लोगों को वैसे पता है तो बहुत अच्छी बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो थोड़ा सा वेट करें, अभी यहीं पर बुक में दिया हुआ है तो उसी के लैंग्वेज में, उसी के टर्म्स में हम लोग इसको समझते हैं। पहले देखिए क्या लिखा गया है कि द टर्म डेवलपमेंट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटीज एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजेस एक्सपीरियंस बाय देम। यानी कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो वर्ड है विकास, डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है, ये किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर समाज की एक स्टेट यानी कि दशा को दर्शाता है। ठीक है, उसकी दशा को ये डिस्क्राइब करता है और क्या क्या चेंजेस, जो प्रोसेस ऑफ चेंजेस हुए हैं, यानी कि जो परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं चली है, जो उन्होंने अनुभूति की है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उसको डिस्क्राइब करता है डेवलपमेंट। ठीक, ड्यूरिंग अ फेयरली लार्ज पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री the state of the societies has largely been determined by the interaction processes between human societies and their biophysical environment। ठीक है, जो ह्यूमन सोसाइटीज है यानी कि जो मानव समाज है, उसका अपने जो बायोफिजिकल एनवायरमेंट है, बायोफिजिकल दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज योर बायोलॉजिकल एंड फिजिकल। ठीक है, यानी कि जो उसका बायोलॉजिकल एनवायरमेंट है, जो उसका फिजिकल एनवायरमेंट है, ठीक, उसका इंटरेक्शन किस तरीके से रहा है, जो मानव है उसका अपने बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ, उसका अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन रहा है, उसके आधार पर जो चीजें हैं स्टेट ऑफ द सोसाइटीज डिटरमाइन किया गया है। ठीक है, कि जो सोसाइटीज हैं, जो समाज है, उनकी दशा कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है, वो इस आधार पर डिटरमाइन किया गया है कि ह्यूमंस का इंटरेक्शन अपने बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके का रहा है। द प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस नर्चर्ड बाय अ सोसाइटी। ठीक है, अब वो जो डेवलपमेंट, जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट, वो जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस पूरी की पूरी प्रोसेस वो किस बात पर निर्भर करती है कि हमारे पास किस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो तकनीकी है उसका लेवल क्या है, उसका स्तर क्या है, और क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका हम लोग यूज कर रहे हैं, या जो हमें सोसाइटी में मिल रहे हैं उनका हम यूज कर रहे हैं, उससे निर्भर करता है कि ये जो इंटरेक्शन का लेवल है बिटवीन द ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट वो किस लेवल का होगा। ठीक है, वो प्रोसेस पूरा का पूरा किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा, वो इस बेसिस पे निर्भर करता है। While the technology and institutions have helped in increasing the pace of human environment interaction, the momentum thus generated in return has accelerated technological progress and transformation and creation of institutions। यानी कि ये दोनों देखिए आप, ये टू वे प्रोसेस है। ठीक है, टू वे प्रोसेस किस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए अगर टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, ठीक है, अगर तकनीक का विकास हो रहा है, तो उसी के आधार पर हमारा और एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन है वो बड़ा है। ठीक है, और इसी का अगर हम इसी का अगर हम एक इफेक्ट देखें, ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, इसके अगर हम इफेक्ट को समझें तो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तो उससे हमारा क्या है कि इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट बड़ा है, और एनवायरनमेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन बड़ा है तो उससे आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं वापसी में इन टर्न जो है वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई है। ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है एक तरीके से आप समझे तो इसको। ठीक, हेंस डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। जो डेवलपमेंट है वो एक बहुआयामी कंसेप्ट है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, और ये क्या सिग्निफाई करता है, द पॉजिटिव इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक, और ये सिग्निफाई करता है कि एक तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि एक पॉजिटिव बदलाव है, इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब इस तरीके का बदलाव है जिसको वापस नहीं किया जा सकता। ठीक, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। किस किस का ट्रांसफॉर्मेशन है, किस किस में बदलाव है, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में, सोसाइटी यानी कि समाज में, और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण में। ठीक, तो जो डेवलपमेंट हुआ है, जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ है, वो क्या चीज है, वो आप समझ गए हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। बेसिकली पहले आपको यहां पर यह समझाया जा रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। डेवलपमेंट का मतलब है मल्टी डायमेंशनल एक कंसेप्ट है जो सिग्निफाई करता है पॉजिटिव इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। तो यहां पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड देख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव, यानी कि आप हमेशा समझिए कि डेवलपमेंट हम तब कहेंगे, किसी भी जगह का या किसी भी क्षेत्र का विकास तब कहेंगे जब उससे पॉजिटिव एस्पेक्ट जुड़ा होगा। ठीक है, अगर किसी भी क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो रहा है लेकिन वो नेगेटिव है तो हम उसको विकास या डेवलपमेंट नहीं कह सकते। ये चीज आपको यहां पर समझनी है, ध्यान रखनी है कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी एरिया का, किसी भी सेक्टर का अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज हो रहा है और वो पॉजिटिव है, तभी हम उसको क्या कहेंगे कि वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है या वो डेवलपमेंट हो रहा है।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज डायनामिक। अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो डायनामिक है, यानी कि वो परिवर्तनीय है, वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो आज से 200 साल पहले था वो आज भी वैसा ही है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये इवॉल्व हुआ है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, जो हमारी 20वीं सदी का जो दूसरा भाग था। यानी कि आप कह सकते हैं कि 20वीं सदी यानी कि 1900 वाली जो सदी है वो, यानी कि 1900 से लेकर 2000 तक, उसमें जो आप कहेंगे कि 1950 के बाद का जो फेज है वहां पर ये इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और यहां पर यही लिखा गया है कि इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा, यानी कि जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध था, ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था उसके बाद ये कंसेप्ट जो है वो डेवलप हुआ था। लेकिन उसके बाद बेसिकली एक कंसेप्ट ये निकल के आया था कि जो डेवलपमेंट है दैट वाज सिनोनिमस टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्पोरल इंक्रीज इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा कंजम्पशन। यानी कि वहां पर उस समय के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह समझा जा रहा था या ये इस तरीके का माना जाता था कि जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है ये आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ से या जो आर्थिक विकास है उससे संबंधित है, ठीक है ना। यानी कि और आर्थिक विकास को हम किस तरीके से नापते हैं, यह हमें पता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है या जो हमारा जीडीपी है या हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, उसके आधार पर, ठीक। लेकिन एक चीज ये भी देखी गई कि ऐसी कंट्रीज भी कुछ थी, कुछ ऐसे देश थे जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा थी। यानी कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, ये काफी ज्यादा था। लेकिन यहां पर भी क्या हुआ है कि पॉवर्टी का जो राइज है वो काफी तेज था। यानी कि ऐसे देशों में भी जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा थी, ऐसे देशों में भी यह अनुभव किया गया है कि पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी है उसमें राइज तेजी से बढ़ रहा था। और वो क्यों बढ़ रहा था? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है। अब देखिए इसको एक मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अब आप कहेंगे कि अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो किस तरीके से फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ये दोनों एक तरीके से आपको अगर लग सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि एक दूसरे को ये अपोज कर रहे हैं, लेकिन आपको इसको बात समझनी होगी। मैं थोड़ा सा इसको कंसेप्ट में आपको समझाता हूं। वैसे मतलब ज्यादातर लोगों को ये चीज पता होगी, लेकिन मान लीजिए अगर कोई क्लास 12 के बच्चे जिनको थोड़ा सा कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज इसको क्लियर करते चलते हैं। मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, मान लीजिए देश की पूरी जो आय है, ठीक, दैट इज 1000 रुपीज, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। और मान लीजिए देश की जो पॉपुलेशन है वो है 10 लोगों की, ठीक, 10 लोगों की पॉपुलेशन है। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड दिस इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है, दिस इज द टोटल इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि एक व्यक्ति की कितनी इनकम है, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? दिस इज योर पर कैपिटा इनकम, दैट इज 100 रुपए, यानी कि ये तो एवरेज है। अब मान लीजिए इन 10 लोगों में से 2 लोगों की ऐसी हालत है कि जिनको सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं कमाई के, 10 रुपीज ईच, ठीक। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, जो इनको कंपनसेट कर रहे हैं। कुल मिला के आपकी जो कंट्री की इनकम है वो 100,000 रुपए है। पर कैपिटा इनकम अगर आप फॉर्मूला से निकालते हैं तो 10 रुपए आ रही है। लेकिन ये जो 2 लोग हैं यहां पर तो आप समझ सकते हैं कि इन 2 लोगों की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। और ये क्यों है? ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमें ओवरऑल अगर हम कंट्री के हिसाब से देखें तो हमें उसमें पर कैपिटा इनकम वगैरह या पर कैपिटा कंजम्पशन तो काफी अच्छा दिख रहा है। लेकिन क्या हमने हर एक व्यक्ति के ऊपर फोकस करके ये डेटा निकाला है? क्या हमने ये देखा है कि हर व्यक्ति तक वो जो हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं क्या हर व्यक्ति की उतनी है? ऐसा नहीं है, ठीक है। वो एक एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू में आपको पता है कि कुछ वैल्यूज उससे ज्यादा होती है, कुछ वैल्यूज उससे कम होती है, कुछ वैल्यूज काफी ऊपर होती है जो एवरेज लाइन या मीन लाइन होती है, और कुछ वैल्यूज काफी ज्यादा ही कम होती है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये काफी कम वाली है। और यही चीज आप यहां पर समझ सकते हैं जो यहां पर लिखी गई है कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने के बावजूद, पर कैपिटा कंजम्पशन ज्यादा होने के बावजूद कुछ देश ऐसे थे जहां पर जो पॉवर्टी का राइज था, यानी कि जो गरीबी की बढ़त थी वो तेजी से बढ़ रही थी। गरीबी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और ऐसा क्यों था? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, यानी कि असमान वितरण की वजह से, ठीक है ना। चलिए, अब आई होप कि आप ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल भी इसमें आपको लोगों को डाउट अब नहीं रहेगा कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने के बावजूद भी किस तरीके से हम कह रहे हैं कि गरीबी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा गया है कि सो इन 1970s, यानी कि 1970 के दशक में क्या किया गया
कि फ्रेजेस सच एज रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड इक्विटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो वहां पर डेवलपमेंट, क्योंकि पहले क्या माना जा रहा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद था, कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ आर्थिक विकास से है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से है। लेकिन जब ये चीज देखी गई कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से आप पूरा का पूरा डेवलपमेंट को पूरे तरीके से नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें ये वाली प्रॉब्लम भी आ रही है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की, तो वहां पर फिर इस तरीके के फ्रेजेस जो है वो उसकी डेफिनेशन में, उसकी परिभाषा में जोड़े गए, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ, ठीक, और दूसरा है ग्रोथ एंड इक्विटी। ये वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा, वैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहीं पर यह समझाया है, इक्विटी जो वर्ड है ये इक्वेलिटी नहीं है, ठीक। इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति को बराबर मिलना, यानी कि कोई भी अगर रिसोर्स है वो हर व्यक्ति को बराबर अगर दिया जा रहा है तो वो क्या है, इक्विटी, ठीक है। इक्विटी का मतलब है कि जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा दिया जाए, जिसको कम जरूरत है उसको कम दिया जाए। इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप समझिए, मान लीजिए किसी घर में 2 बच्चे हैं, ठीक, एक बच्चा 10 साल का है, एक बच्चा 5 साल का है, ठीक। अगर अब आप क्या करते हैं कि हर बच्चे को बराबर चीजें देते हैं, मतलब जितना आप खाना 5 साल के बच्चे को दे रहे हैं उतना ही खाना आप 10 साल के बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है। जितनी पैसों की जरूरत 5 साल के बच्चे के लिए है उतनी ही जरूरत 10 साल के बच्चे के लिए अगर आप कर रहे हैं, ठीक है। जितना पैसा आप 5 साल के बच्चे पे खर्च कर रहे हैं उतना ही आप 10 साल के बच्चे पे खर्च कर रहे हैं, तो ये हो गई इक्वेलिटी। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि 5 साल के बच्चे की जरूरत और 10 साल के बच्चे की जरूरत सेम हो, वो दोनों बराबर का खाना खाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन दोनों की जरूरतें अलग हैं, तो उनके ऊपर जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग है। 5 साल के बच्चे को कम खाने की जरूरत है, उसके लिए पैसे की जरूरत उसको खर्च करने के लिए कम आएगी। 10 साल के बच्चे के लिए पढ़ाई की जरूरत ज्यादा है, उसकी किताबें महंगी होंगी, उसकी स्कूल की फीस ज्यादा होगी, तो उसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। उसको खाने की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो उसके ऊपर उसको ज्यादा खाना देने की जरूरत है। तो ये क्या है, दिस इज इक्विटी, ठीक है। अगर आप दोनों को बराबर दे रहे हैं तो वो इक्वेलिटी है, लेकिन वो सही चीज नहीं है। जिसको जितना ज्यादा जरूरत है उसको उतना ज्यादा मिलना चाहिए, दैट इज इक्विटी, ठीक है। तो इस वर्ड को आप बड़े अच्छे से समझिएगा, ये इक्वेलिटी नहीं है, दिस इज इक्विटी, ठीक। चलिए, तो ग्रोथ एंड इक्विटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ, ये जो टर्म्स है, ये जो फ्रेजेस हैं, इनको ऐड किया गया है किसमें, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक। इसके बाद क्या दिया गया है कि while dealing with the questions related to the redistribution and equity, it was realized that the concept of development cannot be restricted to the economic sphere alone। तो जब हमने ये फेज यहां पर ऐड करे हैं, उसके बाद ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि अब जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमिक स्फेयर है, यानी कि सिर्फ वो इकोनॉमी से संबंधित नहीं रख सकते हैं। उसमें क्या चीज इंक्लूड होंगी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इश्यूज सच एज improving the well-being and living standard of people, availing of the health, education and equality of opportunity and ensuring political and civil rights। यानी कि ये सारी की सारी चीजें भी जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए, जैसे कि उनकी जो वेल-बींग है, यानी कि जो उनकी खुशहाली है वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, उनका जो जीवन स्तर है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर होना चाहिए, उनको हेल्थ फैसिलिटीज की सुविधा मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज जो है उसमें इक्वेलिटी होनी चाहिए, ठीक है, अवसर की समानता जिसको बोलते हैं, उनके पास पॉलिटिकल सिविल राइट्स होने चाहिए, यानी कि नागरिक और राजनीतिक उनके पास अधिकार होने चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जब तक अगर नहीं है तो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो अपने आप में अधूरा है, ठीक। तो बाय 1980s development emerged as a concept encapsulating widespread improvement in social as well as material well-being of all in a society, ठीक। तो जो 1980s में जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट निकल के आया उसमें क्या था कि अब उसने एनकैप्सुलेट किया है। एनकैप्सुलेट करने का मतलब है, ये वर्ड निकला है कैप्सूल से। आपको पता है कैप्सूल क्या होती है? कैप्सूल एक दवाई टाइप की होती है, दवाई होती है बेसिकली जिसके अंदर कुछ स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। कैप्सूल आपने बेसिकली देखी होगी, इस तरीके की होती है, ठीक है ना, इस तरीके की कैप्सूल होती है जिसके बीच में ऐसा होता है, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे दैट इज नोन एज कैप्सूल, ठीक। तो कैप्सुलेटेड वर्ड का मतलब है कि डेवलपमेंट अपने अंदर क्या समाहित कर रहा है, डेवलपमेंट अपने अंदर ये मतलब इंक्लूड करके चल रहा है कि वाइड स्प्रेड इंप्रूवमेंट होना चाहिए, यानी कि इंप्रूवमेंट, सुधार होना चाहिए बड़े स्तर पर, सोशल फील्ड में भी होना चाहिए, यानी कि सामाजिक स्तर पर भी होना चाहिए, और मटेरियल स्तर पर भी होना चाहिए, यानी कि लोगों के पास जो संसाधन वगैरह है वो उनके तक पहुंचने चाहिए। और ऑफ ऑल, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि ऑफ ऑल, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ व्यक्तियों का जो है वो डेवलपमेंट हो जाए, या कुछ व्यक्तियों को जो है वो मटेरियल वेलबींग या सोशल वेलबींग उनकी हो जाए, सभी की होनी चाहिए। यहां पर से आप कंसेप्ट समझ रहे हैं किस चीज का,
रीडिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि जो संसाधन है वो कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं रहने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, द नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट emerged in the wake of general rise in the awareness of environmental issues in the late 1960s in the western world। ठीक है, अब यहां पर अभी तक हम डेवलपमेंट समझ गए कि क्या है। अब यहां से बात निकल के आ रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है वो कहां से निकल के आई? वो निकल के आई है इन द जनरल राइज इन द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, जो हमारे पर्यावरण संबंधी कुछ मुद्दे हुए हैं उनको लेकर जब लोगों के बीच में जागरूकता आई, ठीक है, 1960 के दशक में, तो पश्चिमी देशों में ये चीज जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात वहां पर उठी है। इट रिफ्लेक्टेड द कंसर्न ऑफ पीपल अबाउट अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, और यहां पर क्या चीजों को, मतलब लोगों को क्या लगा कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह हुआ है उसका वजह से, मतलब उसकी वजह से क्या है कि एनवायरमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर काफी ज्यादा अनडिजायरेबल इफेक्ट, या आप कह सकते हैं कि बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो लोगों को यह बात समझ में आई, तो लोगों को यह समझ में आया कि अगर हम सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ को अगर ध्यान दे रहे हैं तो इससे हमारा एनवायरमेंट जो है उस पर असर पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो हमें यह चीज भी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहीं से क्या है कि कुछ बुक्स वगैरह लोगों ने लिखी है, जैसे एक बुक का नाम है द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय एलरिच। ठीक है, ये एलरिच जो है, इनका पूरा नाम है दैट इज पॉल आर एलरिच, और ये बेसिकली अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने 1968 में ये बुक लिखी है दैट इज द पॉपुलेशन बॉम्ब। और एक बुक लिखी गई है 4 व्यक्तियों द्वारा, जिसमें से मेन थे द मेडोज, जिनका नाम था डेनिस मेडोज। इन्होंने बुक लिखी है द लिमिट्स टू ग्रोथ बाय डेनिस मेडोज एंड अदर्स। इसमें 3 लोग और थे। डेनिस मेडोज वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। इन्होंने 1972 में ये बुक लिखी है, और इन बुक में भी इन्होंने यही बात की है कि फर्दर रेज्ड द लेवल ऑफ फियर अमंग एनवायरमेंटलिस्ट इन पर्टिकुलर एंड पीपल इन जनरल। तो इन्होंने भी यही बातें की है कि किस तरीके से पर्यावरण को, जो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उसकी वजह से हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ठीक, तो दिस सेट्स द सिनेरियो फॉर द इमर्जेंस ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट अंडर अ ब्रॉड फेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, देखिए अब किस तरीके से, देखिए यहां पर इवोल्यूशन हो रहा है डेवलपमेंट का, आपको यह समझना है। पहले हम लोग ये मान के चल रहे थे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो डेवलपमेंट है। ठीक है, मतलब वहां से जो स्टेट ऑफ सोसाइटी निकल के आ रही है वो डेवलपमेंट है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यह कहा गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर किसी जगह की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, किसी सेक्टर की, किसी सोसाइटी की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो वहां पर डेवलपमेंट अच्छा है। बाद में फिर यह कहा गया कि उसके साथ हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ना है, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ाने से हर लोगों का जो है, मतलब पॉवर्टी वगैरह जो है वो बढ़ रही थी, हर लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा था। तो वहां पर बात की गई रीडिस्ट्रीब्यूशन की। फिर उसके बाद बात यह की गई कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कुछ बेसिक फैसिलिटीज भी लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, उनके पास इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो यहां तक हम निकल के आए डेवलपमेंट को लेकर। उसके बाद लेकिन ये बात आई जब एनवायरमेंट का इसमें पॉइंट जोड़ा गया कि हमारे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उसकी वजह से एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो यह फिर समझा गया कि एनवायरमेंट को भी अब बचाना जरूरी है। ठीक है, और उसी कंसर्न को लेकर अब हम जो निकल के आए हैं, जिस पॉइंट पर हम आए हैं, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप यहां से, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब अगर अभी तक नहीं भी क्लियर था या कुछ भी उसके बारे में नहीं पता था, तो वो भी यहां तक की कहानी से चीजों को समझ गए होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कहीं ना कहीं यह है कि हमें अपना डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन साथ ही साथ एनवायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसको भी बचाना है। ठीक है, या उसको जितना हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं उतना करना है। ठीक है, और यही एग्जैक्टली जो है डेफिनेशन भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको आगे जाकर थोड़ा सा भी देखेंगे, यहां पर लिखी गई है, लेकिन फिलहाल आप लोगों को ये आइडिया बिल्कुल अभी तक की कहानी से लग चुका है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ठीक, आगे देखिए, कंसर्न्ड विद द ग्रोइंग ओपिनियन ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, द यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश्ड अ वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेडेड बाय द नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। ठीक है, तो इस तरीके के जो लोगों के बीच में जो एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर कंसर्न बढ़ रहे थे, ठीक है, तो यही चीज देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जो था उसने क्या किया, एक कमीशन बनाया। ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसकी हेड जो थी वो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी, दैट इज ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। ठीक है, और कमीशन का नाम जो था वो भी ब्रंटलैंड कमीशन था, और उनकी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है दैट वाज नोन एज ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ठीक, और रिपोर्ट का नाम क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर। 1987 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है।
द रिपोर्ट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज, और इस रिपोर्ट में जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन या उसकी परिभाषा जो है वो अच्छे से समझाई गई है। वो क्या है देखिए कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। तो यही बात हो गई कि हमें अपनी जरूरतें तो पूरी करनी है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है मतलब क्या हो गया, जो पहला पार्ट मैंने आपको समझाया, जो पहला फेज है, यानी कि हमें अपना जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं वो करते रहनी है। लेकिन दूसरी बात यहां पर बोली गई है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि हम अपने डेवलपमेंटल एक्शंस करते हुए, करते वक्त या करते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम फ्यूचर नीड्स जो जनरेशन होगी, फ्यूचर जनरेशन जो होगी उसकी एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि जितने रिसोर्सेज आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं हम उन सारे के सारे रिसोर्सेज का अगर यूज कर लें तो क्या होगा, हमारे तो डेवलपमेंट हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो उस फ्यूचर जनरेशन की नीड है हम उसकी एबिलिटी को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए वो जो कार्य कर सकते थे हम वो अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपना तो डेवलपमेंट करना ही है, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशंस को जो जरूरतें होंगी उनको भी ध्यान में रखना है, और उसी तरीके से जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उनका एक प्रॉपर यूज, एक जुडिशियस यूज करना है, और वेस्टफुल बिल्कुल भी नहीं करना है, उनको वेस्ट या बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, और जितना इफेक्टिव तरीके से, जितना एफिशिएंट तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं वो हमें करना है। यही बात जो है वो रिपोर्ट में भी लिखी गई है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जैक्ट मतलब भी यही है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा नीचे और लिखा गया है, इसको भी हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्स केयर ऑफ इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तीनों ही एस्पेक्ट जो है डेवलपमेंट के उसका ये ध्यान रखता है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम्स, यानी कि आज के समय में। और साथ ही ये क्या प्लीड करता है, प्लीड करने का मतलब है निवेदन करना, ये प्लीड करता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज टू इनेबल द फ्यूचर जनरेशंस टू यूज दीज रिसोर्सेज। वही बात है कि ये इन चीजों का ध्यान तो रखता ही है। ठीक है, इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं एनवायरमेंट के, डेवलपमेंट के, उनका तो ये ध्यान रखता ही है। साथ ही साथ ये भी विनती करता है, ये भी निवेदन करता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उनका कंजर्वेशन भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो भावी पीढ़ी है, वो इन रिसोर्सेज का यूज कर पाए। ठीक, इट टेक्स इनटू अकाउंट द डेवलपमेंट ऑफ होल ह्यूमन काइंड विच हैव कॉमन फ्यूचर, यानी कि सारी की सारी जो मानव जाति है, जो ह्यूमन काइंड है, उनका डेवलपमेंट या उनका विकास होना चाहिए, जिन सभी लोगों का एक कॉमन फ्यूचर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, पूरा का पूरा कंसेप्ट काफी अच्छे तरीके से मैंने डिटेल में आप लोगों को एग्जाम्पल दे के, और किस तरीके से इवोल्यूशन इसका हुआ है कि राइट फ्रॉम द वर्ड डेवलपमेंट से हम इकोनॉमिक ग्रोथ के फेज में आए, वहां से रिडिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज में आए, उसके बाद हमने किस तरीके से एनवायरमेंट का कंसेप्ट इसमें जोड़ के जो है फ्रॉम डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग पहुंचे। ठीक है,